तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी 2024 जीव विज्ञान के लिए। आज हम एक सेट सॉल्व करने वाले हैं 348 जी के। अभी आपका पेपर जो है 24 फरवरी हिंदी को कंप्लीट चला गया है, मतलब कि कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो बायोलॉजी पेपर है वो 3 मार्च को है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसी सेट से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो भी बायोलॉजी का पेपर शुरुआत होता है वो पहले होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो 4 नंबर के लिए आते हैं। एक एक 4 आता है। तो चलिए देखते हैं। दिया है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं जो भी परागकण होता है, यहाँ पर परागकण होता है ऐसे, यहाँ पर अपना जो भी नलिका कोशिका और जनन केंद्रक होता है और उसके बाहर होता है आपका स्पोरोपॉलिनिन का लेयर। तो ये क्या करता है, इसे जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ख है आपका, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा लेमार्क जो थे उन्होंने बताया था कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत पर अपना लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया था। फिर आपका निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है, तो वो आपका कैंसर है। तीसरा दिया है, आप जानते हैं जो मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, ये क्या होते हैं, ये संक्रामक रोग है। और जो आपका ये है कैंसर, ये गैर संक्रामक रोग है। फिर आपका ग है, परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स और अहानिकारक रोगजनक, ये तीनों के द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जो तीनों हैं वो सभी प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका 4 नंबर कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं। आपका आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी प्रश्न उत्तर नंबर 2। दिया आपका, कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। ये आपके यहाँ से क्या जो रिटर्न वाला होता है वो आपका शुरू हो गया। तो मैंने सॉल्व किया है इसे। इधर से इधर देखिए, मैंने एकदम बढ़िया से सॉल्व कर दिया इसका, आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दिया क्लास 12 जीव विज्ञान और 348 जी के दिया आपका। और आपका पहला स्पोरोपॉलिनिन, लेमार, कैंसर, इनमें से सभी। फिर आपका है यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सॉल्व करते हुए चलते हैं। आपका दिया है, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। फिर दिया है, स्टेम कोशिकाएं क्या है। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभेदित होकर अन्य सेल को बनाती हैं, यानी सिर्फ एक ही कोशिका बहुत सारे सेल को बनाती है, तो वो क्या होती है, स्टेम कोशिकाएं होती हैं। जैसे आपकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो भी हमारे ये होते हैं, क्या कहा जाता है यार, प्लेटलेट्स, हाँ, ये सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्टेम कोशिकाएं से बनती हैं। फिर दिया आपका तीसरा है कि एक उदाहरण दीजिए जो दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बहुएलीलता। इसमें क्या होते हैं, जो 3 एलील होते हैं वो त्वचा के रंग को नियंत्रित करते हैं। तो गए। फिर आपका दिया है, किसने वंशानुक्रम की गुणसूत्री सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। तो आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं थियोडार बावेरी और वाल्टर शटन ने कब 1902 में दिया था। तो दिया आपका थियोडार बावेरी और वाल्टर शटन ने 1902 में। फिर आपका दिया है यहाँ पर पांचवा, मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो क्या होता है आपका, जो अप्रधारी खाद्य श्रृंखला होती है वो होती है। तो अप्रधारी खाद्य श्रृंखला, ये आपका दूसरा प्रश्न उत्तर हो गया। ये भी आपके एक एक नंबर के लिए था। तो आपका 4 उधर और 5 इधर, 9 नंबर कंफर्म हो गए। फिर आपका देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के लिए। ये आपका दिया है, मेंडली विकारों से आप क्या समझते हैं, अलिंग, गुणसूत्र, संलग्न मेंडली विकार का एक उदाहरण दीजिए। और ये देखिए आपका बहुत बार आया है, ये 5 नंबर के लिए आता है, लेकिन तब विस्तार से कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। दिया है, जीवों में उत्पन्न होने वाले ऐसे विकार जो एकल जीन में उत्परिवर्तन या फिर विकार के कारण उत्पन्न होते हैं, मेंडली विकार कहलाते हैं। और मेंडली विकार के लिए अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, एक मिनट, तो मेंडली विकार ये आपका दिया सीकल सेल एनीमिया उदाहरण के लिए। वैसे मेंडली विकार मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए, जो थैलेसीमिया होती है, थैलेसीमिया ये भी मेंडली विकार है। एल्बिनिज्म ये भी विकार है उसी का। और बहुत सारे हैं, एल्बिनिज्म हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया,
और आपका रंजकहीनता है वो भी इसी विकार में आता है। तो आप लिख लीजिएगा। फिर दिया आपका अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। तो देखिए अगुणित द्विगुणित यानी जो आप जानते हैं जो भी लिंग निर्धारण होता है, एक नर होता है उसमें, एक होता है, एक नर एक मादा होती है। तो अगुणित यानी या फिर जो नर हो अगुणित हो और जो मादा द्विगुणित हो, तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मधुमक्खी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब लिंग निर्धारण की क्रिया में नर अगुणित व मादा द्विगुणित होती है तो उसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। उदाहरण, मक्खियों में नर ड्रोन जो होता है अगुणित होता है व मादा जो रानी होती है द्विगुणित होती है। अगर आपका ये 3 नंबर के लिए आता है तो आपको उसका चार्ट भी बनाना पड़ता है, तो चार्ट अब बना दिया जाएगा अगर आएगा आगे क्वेश्चन। फिर दिया है आपका जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका देखिए कई सेट में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव सूचना विज्ञान। देखिए आपने पढ़ा होगा जो मानव जीनोम परियोजना था उसमें बहुत सारे जो सूचनाएं एकत्रित की गई। अब अगर सूचनाएं एकत्रित की गई तो उन्हें संग्रहित करने के लिए विज्ञान की एक शाखा को चुना गया जिसे क्या जैव सूचना विज्ञान कहा गया। यहाँ पर देखिए मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त जानकारियों को जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्न आंकड़े आते हैं, जीनोम से संबंधी आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण, और दूसरा आपका है जीनोम पर उपस्थित डीएनए अनुक्रम को जानना। ये आपके थे। फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। तो आपका एक देख लीजिए जो एक्वेरियम होता है। पहले आप जानें कि कृत्रिम पारितंत्र होता क्या है। देखिए ऐसे पारितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम पारितंत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका एक्वेरियम। आपने देखा होगा जो ये होते हैं मेडिकल स्टोर हो गए या फिर अन्य जो जगह होते हैं वो अपने पास क्या रखते हैं, एक ऐसे जल भरा रहता है एक टैंक में, उसमें मछलियाँ रखते हैं। तो ये जो टैंक है इसे कहा जाता है एक्वेरियम। ये एक्वेरियम पारितंत्र होता है। एक होता है एक्वेरियम और बागीचा आपने देखा ही है। तो देखिए एक्वेरियम जलीय पारितंत्र, नहीं दिख रहा आपको, हाँ एक्वेरियम जलीय पारितंत्र और बागीचा क्या हो गया आपका स्थलीय पारितंत्र। फिर देखते हैं आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दिया हुआ आपका किसी पारितंत्र में उत्पादकों द्वारा एकांक समय में किसी पारितंत्र में उत्पादकों द्वारा एकांक समय में व एकांक क्षेत्रफल पर बनने वाले जो कुल ऊर्जा होती है प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। फिर आपका दिया हुआ है द्वितीयक उत्पादकता। तो द्वितीयक उत्पादकता, हाँ दिया आपका किसी पारितंत्र में उपभोक्ता द्वारा एकांक समय व एकांक क्षेत्रफल पर जो बनने वाला कुल ऊर्जा होता है द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। उत्पादकता को किलो कैलोरी मीटर -2 का इनवर्स जो है और ईयर का इनवर्स, इसे इस तरह भी प्रकट किया जा सकता है, ग्राम ईयर इनवर्स, इस तरह भी प्रकट कर सकते हैं। फिर आपका चालू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से 3 नंबर के लिए, और आपके 12 क्वेश्चन आते हैं तो 12 × 36 नंबर का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दिया आपका अपरा क्या है, अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, मैंने नोट साथ में लेकर आया है। तो देखिए जो अपरा क्या होता है, जब भी महिला जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो अंदर फीटस होता है, मान लीजिए गर्भ है और ये आपका फीटस है, फीटस और गर्भाशय में जो लिंक कराता है यानी जो जोड़ता है उसी का अपरा कहा जाता है। एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध होती कैसे बनती है, ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर होती है उसी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर माता के गर्भ में अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो फीटस व गर्भाशय के बीच संपर्क स्थापित करता है अपरा कहलाता है। अपरा का निर्माण कहाँ से होता है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से होती है। अपरा के विभिन्न कार्य निम्न प्रकार हैं। अपरा माता के गर्भ में उपस्थित फीटस को पोषण देता है। और फिर क्या है, अपरा फीटस व माता के रक्त को मिलने से रोकता है जिससे इरेथ्रोब्लास्टोसिस की संभावना नहीं रहती। अपरा गर्भ में फीटस को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आता है। अपरा फीटस के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अपरा फीटस को IgG एंटीबॉडी यानी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी देने में सहायता करता है। अपरा प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव भी करता है। इसके अतिरिक्त आपका जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल गोनाडोट्रोपिन, ये भी क्या करता है, स्रावित करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपना पे, कई बार आया इस पे क्वेश्चन। फिर देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति में के संबंध में H.L. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। तो अब जानते हैं कि आखिर H.L. मिलर थे कौन। तो अगर आपने विकास चैप्टर पढ़ा है तो विकास चैप्टर में जब जीवन की उत्पत्ति समझाया जा रहा था तो एक सिद्धांत आया था आपका रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत।
रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था आपका ओपेरिन व हाल्डेन ने, ओपेरिन ओपेरिन व हाल्डेन। उन्होंने क्या कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय फिर मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, ये क्या थे, गैसीय रूप में थे। लेकिन जब ये मिले, टेम्परेचर शांत हुआ तो क्या बन गया आपका कार्बनिक, यानी कार्बनिक पदार्थ, यानी अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। कार्बनिक पदार्थ के रूप में अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। तो इसी सिद्धांत को समझाने के लिए हमारे जो एच एल मिलर थे उन्होंने अपना प्रयोग किया, जिसे क्या कहा जाता है, एच एल मिलर का प्रयोग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, आंसर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दिया है, यहाँ से शुरुआत। एच एल मिलर का प्रयोग। एच एल मिलर ने जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपना एक प्रयोग सन 1953 में किया। ये आपका देख सकते हैं, ये जो चित्र है उसका। तो उन्होंने क्या लिया था, 5 लीटर का एक बर्तन लिया था जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन जो था उसका अनुपात लिया था 2:1:2। आप याद रखिएगा, कई बार पूछा है कि जो मीथेन का, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या था। तो देखिए, जो मीथेन है वो 2 था, मीथेन मीथेन और हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन अमोनिया क्या था, 1 था। तो याद रखिएगा, मीथेन 2, हाइड्रोजन 2, अमोनिया 1। कभी कभी इसको आगे पीछे कर देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। देखेंगे आगे। ये आपकी जो नलिका है ये क्या है, कांच की नली है। तो कांच की निर्वात नली, और ये जो नलिका आपका है, जो अतिरिक्त वायु है उसे निकालने के लिए है। यहाँ पर जल वाष्प आपका है जो गर्म किया गया है, जल वाष्प जो इसमें प्रवाहित किया जाएगा। और 5 लीटर का बर्तन है जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया व मीथेन को 2:1:2 के रूप में लिया गया है। और ये आपका इलेक्ट्रोड है जो इसमें चिंगारी उत्पन्न करते हैं, और इसका जो ताप है वो 800 डिग्री सेल्सियस किया गया है। आपका ये संघनित्र है, जो भी वाष्प बनेगा यहाँ पे, जो भी उत्पाद बनेगा उसको संघनित करके द्रव के रूप में बदल देगा। जो गैस होता है उसको द्रव के रूप में यहाँ संग्राहक मिला के कर देगा। तो प्रयोग में हुआ क्या, इस प्रयोग में एच एल मिलर ने एक 5 लीटर का बर्तन लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को 2:1:2 के रूप में लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। वह इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया। जब जल वाष्प को चिंगारी विमुक्त नलिका में प्रवाहित करते हैं तो 18 दिन बाद संग्राहक में एक लाल रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें एलानिन, ग्लाइसिन व एस्पार्टिक एसिड था। इस तरह मिलर ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। यानी अकार्बनिक पदार्थ बना और अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बन गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तीसरा देखते हैं, दिया है एक मिनट, पहला क्वेश्चन था शायद, पहला ही था, शायद इधर है। हाँ, तीसरा आपका दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 1.5 नंबर का है, 1.5। संक्रामक रोग और अमीबता क्या है। तो देखते हैं, संक्रामक रोग दिया है। संक्रामक रोग में ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे दाद है, अब दाद किसी को हुआ है, आप उसके कपड़े पहन लिए, या फिर वो बाल झाड़ा हुआ है, यानी उसके सिर में दाद हुआ था, उसने बाल झाड़ा कंघे से, उसी कंघे का उपयोग आपने भी कर लिया। तो आपको भी, यानी अगर किसी को दाद हुआ है, उसने आपका टॉवल यूज कर लिया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा। जुकाम है, किसी को जुकाम हुआ है, आपने उससे क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, तो आपको भी हो सकता है जुकाम। तो ये क्या है, संक्रामक रोग है। यानी एक जीव से एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, वो क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। अब संक्रामक रोग का जो संचरण होता है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों होता है। तो मैंने इतना क्यों लिखा, क्योंकि 1.5 नंबर में इतना ही लिखा जाएगा। अब उतना भारी लिखना नहीं है, नहीं 3 नंबर का था तो हम पेज भरते पूरा, तो इतना काफ़ी है 1.5 नंबर के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका था, अमीबा क्या है। तो क्या, अमीबा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो एक तरह के प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। इसे अमीबीपेसिस भी कहा जाता है। लक्षण क्या है, पेट में कब्ज, ऐंठन, मल में रक्त व म्यूकस के थक्के होते हैं। रोकथाम क्या होगा, भोजन को हाथ धुलकर खाना, यानी अगर भोजन आप करने जा रहे हैं तो हाथ धुल लीजिए। फल और सब्जी जो होते हैं उनको धुलकर खाइए, और पानी व भोजन को क्या करिए, ढक कर रखिए। तो ये आपके हो गए 3 नंबर, यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आपका दिया है तीसरा, चौथा, जल विद्युत तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जल विद्युत तकनीकी, देखिए दिया, यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत डीएनए के छोटे छोटे बड़े खंडों को विद्युत धारा द्वारा अगार अगार जल में रखकर पृथक किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में कैथोड को उस तरफ रखा जाता है जिस तरफ डीएनए वेल होते हैं, यानी डीएनए के जो गड्ढे होते हैं, यानी जिस गड्ढे में डीएनए को रखा जाता है वो, तथा विपरीत छोर पर एनोड लगाया जाता है।
बीच में अगार अगार जल भरा होता है। अब जैसे ही धारा बहती है, डीएनए के खंड ऋणावेशित होने के कारण एनोड की तरफ गति करते हैं। और गति करते हैं, देखिए अभी दिखा रहा हूँ चित्र के साथ से। देखिए यहाँ पर आपका गड्ढे थे, आपको जो डीएनए को पृथक करना था आप इसमें डाल दिए। जो छोटे और बड़े खंड थे, मिश्रण था पूरा, आपको अलग करना था, आपने इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। यहाँ कैथोड लगा दिया, यहाँ एनोड। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो बड़े खंड हैं यानी जो भी डीएनए खंड है वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जो बड़े खंड हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे खंड है वो आगे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, जो पृथक होना था वो पृथक हो जाएगा आपका। अच्छा दिख नहीं रहा था, हाँ फिर देखिए ये डीएनए वेल है, यहाँ पर बड़े खंड पीछे हैं और छोटे खंड आगे हैं, एनोड है और कैथोड है, यहाँ पर अगार अगार जल भरा हुआ है। तो ये क्या हुआ आपका, जल विद्युत संयंत्र है। फिर आपका दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 5। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 शुरू करते हैं। दिया है, उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों के कायिक एवं जनन कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए चलते हैं। दिया आपका प्रश्नोत्तर नंबर 5वां, परिपक्व परागकण में जनन कोशिका व काय कोशिका के काय। दिया है किसी परागकण में एक काय कोशिका व एक जनन कोशिका होती है, लेकिन बाद में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक बना लेती है। ठीक है, अब देखते हैं काय कोशिका का कार्य। परागकण में काय कोशिका बड़ी होती है तथा नर युग्मकों की रक्षा व परागनलिका निर्माण के लिए सहायता व पोषण प्रदान करती है। फिर दिया आपका जनन कोशिका के कार्य। तो जनन कोशिका निषेचन की क्रिया में भाग लेता है तथा युग्मनज व प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर परागकण है, बाहर आपका जो भी होता है इस पूरा पानी निकल लिए उसको बना दीजिए। आपका ये हो जाएगा काय कोशिका और आपका जनन कोशिका। तो जो काय कोशिका होती है ये पराग नलिका के निर्माण में भाग लेती है और इनको पोषण प्रदान करती है, इसके साथ इसकी रक्षा भी करती है। लेकिन जो जनन कोशिका है ये विभेदित होकर दो नर युग्मक बनाती है, एक प्राथमिक नर युग्मक, एक द्वितीय नर युग्मक। जो प्राथमिक वाला होता है ये आपका एग सेल के साथ यानी अंडक कोशिका के साथ संलयन होकर युग्मनज बनाता है यानी जाइगोट, और भ्रूण बन जाता है। और दूसरा जो होता है ये प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, किसके साथ, ध्रुवीय कोशिका के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाता है, जो भ्रूणपोष बनाने की क्रिया करती है। और भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो उतार लीजिए यहाँ पे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रट लीजिएगा बैठ के। फिर देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दिया है, जब जीवों की उत्पत्ति एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होती है तथा वे किसी कारणवश उस क्षेत्र से निकलकर भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वे अपने अनुकूलन के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इस घटना को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, पहले डार्विन प्रेंजे अमेरिका में रहती थी तो वे केवल बीज ही खाती थी, लेकिन जब वे भिन्न भिन्न द्वीप पर गए तो अनेक उनकी चोंच अनुकूलानुसार फल खाने, लकड़ी फोड़ने और कीट खाने आदि के लिए अनुकूलित हो गए। अब देखते हैं आपका, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दिया हुआ यहाँ पर तीसरा, लसिकाणु क्या है, हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोट्स, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ दिया आपका लसिकाणु, इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपका दिया यहाँ पर, फिर इतना बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, स्क्रीन शॉट लेकर याद कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, पुनर्योगज डीएनए के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपका देखिए 3 नंबर के लिए इतना लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, ये आपके 4 चरण हैं पूरे, और स्क्रीनशॉट यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर ले लीजिए ये पूरा और इतना पूरा। फिर आपका दिया हुआ यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 दिया है, स्वयं प्रतिरक्षा का क्वेश्चन क्या है, स्वयं प्रतिरक्षा ओपियॉइड क्या है। तो देखिए स्वयं प्रतिरक्षा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वयं प्रतिरक्षा यहाँ पर है और ये ओपियॉइड्स है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका दिया यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना व कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपका यहाँ पर है प्रतिरक्षी अणु, एंटीबॉडी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। और फिर इसका ये भी ले लीजिएगा, इसका चित्र बहुत बार पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा चित्र। और आपका यहाँ पर कार्य दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपका दिया है, पोषी स्तर क्या है, पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए पोषी स्तर,
किसी भी पाठ्यतंत्र में ये जो दिया है आपका पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। फिर आपका दिया हुआ यहाँ पे अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अपघटन स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है अपघटन के लिए और ये बेस्ट नोट्स है पूरा एकदम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं और आपके 15 नंबर के लिए आते हैं, यानी 3% आपका है ये, ध्यान दीजिएगा। बोला पराकण के अजीवी एवं जीवी अपकर्मों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर कृत्रिम संकरीकरण या फिर त्रिफलन बताइए। तो आप कृत्रिम संकरण और त्रिफलन बता दीजिए, ये बता दीजिए। ये देखते हैं, ये आपका है कृत्रिम संकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे देखते हैं। अब दूसरा आपका है त्रिसंलयन, तो ये भी ले लीजिए दूसरा त्रिसंलयन, ये आपका 2.5 नंबर के लिए, तो 5 नंबर यहाँ पे कंफर्म, यानी क्या क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर आपका दूसरा है मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। तो मानव जीनोम मैं तो ये लिखूंगा, आसान भी है, आपका 1.5 पेज में पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, और ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में छपने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए मानव जीनोम परियोजना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। और एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। यहाँ पर ये नहीं समझ पाएंगे वो देख लीजिए, अपना ये वाला दिया है कि जब जीनोम पर किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, तो जब जीनोम पर किसी डीएनए खंड पर एक स्थिति पर केवल एक न्यूक्लियोटाइड में विभिन्नता हो तो उसे एसएनपीएच कहा जाता है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर CAG, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर एक ही न्यूक्लियोटाइड में क्या है, परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, SNPH यहाँ पर भी होगा। फिर देखिए यहाँ पर भी एक SNPH है, तो इसे क्या कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर देखिए आप फिर लास्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन बोला पारितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये मैं बताता हूँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी याद कर लीजिएगा। बाकी वाला जो है आपका विदेशी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और बोला क्या है आक्रामक विदेशी जातियों का प्रभाव, और दूसरा आपका है संकटापन्न जातियों और उनका संरक्षण। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर टेक का स्क्रीनशॉट, ये आपका हो जाएगा आक्रामक विदेशी जातियों का आक्रमण, यहाँ पर हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका हो जाएगा संकटा उत्पन्न, जो संकटा उत्पन्न यहाँ पर होगा, सर्च कर लीजिएगा, संकटा उत्पन्न जातियाँ, ये पढ़ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में भी आ जाता है कभी काल, और आपकी बार 2.5 नंबर का है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। और आपका दिखा देता हूँ पीछे भी, ये यहाँ पर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक पूरा पेपर फाग हो गया, और आपका 70 में 70 कन्फर्म। पूरा पेपर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, 30 या 40 नंबर के क्वेश्चन, लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो ये पेपर जो है आप एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है, पूरा पेपर आपका 4 नंबर का था वो बहुविकल्पी, फिर आपके 1 नंबर थे, फिर 5, फिर आपके 2 नंबर थे 5 के, 5 क्वेश्चन हुए थे, मतलब 10 नंबर वहाँ से हो जाएगा। फिर 3 नंबर के 12 क्वेश्चन थे, 36 नंबर वहाँ से हो जाएगा। फिर आपका 5 नंबर का 3 क्वेश्चन, यानी 15, तो 15 5 20, 20 4 24, 24 6 30, 30 60 और 10 70, यानी 70 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है, तो 100 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।